आप इनके झांसे में ना आए, एमएलएम के जाल में ना फंसे। कई फर्जी कंपनियों का लेमन न्यूज ने किया है पर्दाफाश। We've got Alexei Morodov here. He's a Russian. He's operating the scheme here. सावधान रहे, गलत जगह पैसे इन्वेस्ट ना करें। हमारे 20 से 25 कंपनी हमारे लिस्ट में लगातार लोग फोन कर रहे हैं कि हमें पैसे वापस नहीं मिल रहे हैं। देखते रहिए एमएलएम का फर्जीवाड़ा। नमस्कार, लेमन न्यूज़ में आप सभी का स्वागत है और आप देख रहे हैं मुद्दे की बात। मैं हूं सैयद सलमान और आज हम चर्चा करेंगे धारावी की एशिया के सबसे बड़े स्लम की और उस स्लम के नाम पर हो रही गोरख धंधे की जिस धारावी के नाम पर धन इकट्ठा किया गया और जिस धारावी के कायाकल्प की बात की जा रही है, उस धारावी के नाम पर हो रही राजनीति की, धारावी का दर्द। धारावी का दर्द, धारावी का वो दर्द जिसकी बात करेंगे। हमारे साथ हमारे मेहमान, हमारे साथ शिवसेना के पूर्व विधायक बाबूराव माने जी हैं। बाबूराव माने जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। हमारे साथ अनिल गलगली जी हैं, आरटीआई एक्टिविस्ट हैं और बहुत सारे इश्यूज़ पर हमारे साथ चर्चा कर चुके हैं और बहुत सारे मुंबई के इश्यूज़ पर उनकी पैनी नज़र रहती है। अनिल गलगली जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। हमारे अपने सहयोगी रवि शर्मा भी हमारे साथ होंगे और कांग्रेस के ज़िला अध्यक्ष भी हमारे साथ कुछ ही देर में होंगे। जब तक वो आए तब तक हम चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। बाबूराव माने साहब, धारावी का दर्द है। पहले तो हम आपसे जानना चाहेंगे, जिन वर्षों में आप धारावी का प्रतिनिधित्व किया करते थे, तब के धारावी में और आज के धारावी में, धारावी का अपना एक इतिहास है। धारावी जब भी याद किया जाता है, एशिया की सबसे बड़ी झोपड़पट्टी के नाम पर याद किया जाता है। आज धारावी को आप किस रूप में देखते हैं? धारावी का विकास होना चाहिए और वो विकास के लिए हम लोग बरसों से प्रयास कर रहे हैं। जब मैं एमएलए था, आज जो 50-100 बिल्डिंगें धारावी में खड़ी है, वो शिवसेना भारतीय जनता पार्टी का जो राज था, उस राज में लोगों को मुफ्त में घर देने की जो योजना बाला साहब ठाकरे जी ने बनाई थी, उस योजना के जरिए हम 100-150 इमारतें, बिल्डिंगें धारावी में खड़ी की है और कम से कम 25,000 लोगों के जीवन में हम हमारे ओर से कोशिश करके परिवर्तन लाया है। लेकिन धारावी की 500 एकड़ ज़मीन है, 12 लाख लोगों की आबादी है। इस विषय में विकास तो अभी बहुत सारा बाकी है। ये विकास सरकार ने जो लगातार 30 साल से धारावी में चुन के जा रहे हैं, जो एकनाथ गायकवाड़ है, वर्षा गायकवाड़ है, उन्होंने इस विकास के विषय में उनके कार्यकाल में सोचना जरूरी था। चलिए, 30 साल का उनका कार्यकाल है और 5 साल आपका कार्यकाल था। धारावी में क्या कायाकल्प हुआ? धारावी के भविष्य के साथ क्या हो रहा है? धारावी का भूत क्या था और धारावी का वर्तमान क्या है? एक झलक डाल लेते हैं इस विषय पर कि धारावी के कायाकल्प की जो पूरी तैयारी की गई, पुनर्विकास की जो तैयारी की गई, उस पर लगभग 50 करोड़ आरटीआई द्वारा जानकारी जो प्राप्त हुई, उसमें 50 करोड़ की बात आई है। लेकिन अभी चर्चा के दौरान हमसे जब व्यक्तिगत चर्चा कर रहे थे, माने साहब ने कहा 200 करोड़। ये 200 करोड़ क्या है और ये 50 करोड़ क्या है, हम इस पर चर्चा करेंगे। लेकिन फिलहाल जिस अधिकृत जानकारी जो आरटीआई के ज़रिए आई है 50 करोड़ की, उस पर एक झलक डाल लेते हैं कि कहाँ ये खर्च हो रहे हैं और जा कहाँ रहे हैं। वो 50 करोड़ गए कहाँ और अभी खर्च कितना होना है।
ये है धारावी का दर्द, धारावी के विकास का छलावा। धारावी के विकास पर बड़ी बड़ी बातें होती हैं, एक छलावे के रूप में जिसे लिया जाता है। लोग लेते हैं एशिया के सबसे बड़े स्लम धारावी के मामले में। ये सबसे बड़ा स्लम है एशिया का। पिछले 9 सालों से एक विकास योजना का आश्वासन दिया गया, विकास योजना लागू किए जाने की बात की गई, लेकिन दर्द ये है धारावी का कि वो विकास हो रहा है सिर्फ कागजों पर। आपको जानकर हैरानी होगी, 50 करोड़ रुपए विकास कार्यों पर अब तक खर्च हो चुके हैं इन 9 सालों में, लेकिन जमीन पर कहीं नहीं दिख रहा है विकास। 50 करोड़ की लागत और विकास का नामो निशान नहीं। आपको जानकर ताज्जुब होगा कि सलाहकारों पर सर्वे और तनख्वाह पर ये 50 करोड़ रुपए खर्च हुए हैं। और रोचक तथ्य ये है कि अक्टूबर में एक बार फिर निविदा मंगाने की तैयारी की जा रही है। 50 करोड़ रुपए खर्च हो जाएं और एक ईंट भी न रखी जाए तो सवाल क्यों न उठे। हम आपको बताते चले, 2004 में अनुमानित खर्च था 5,600 करोड़ रुपए का, जबकि वर्तमान में 9,000 करोड़ की लागत आ सकती है और ये बढ़ भी सकती है। ये मोटे मोटे आंकड़े हैं जो हम आपको बता रहे हैं। हम कंसल्टेंट के नाम पर सलाहकार कंपनी को अब तक 13 करोड़ रुपए दिए जा चुके हैं इन 9 सालों में, यानी 1 करोड़ से भी अधिक प्रतिवर्ष। 2 एनजीओ ने सर्वे कराए हैं और इन सर्वे पर 6 करोड़ रुपए खर्च चुके हैं 9 वर्षों में, जिसमें से 4 करोड़ एक एनजीओ और 2 करोड़ किसी एक एनजीओ को। इसमें 52 कर्मचारियों की, अधिकारियों की और पूरी टीम तैयार की गई है। 52 लोगों की टीम गठित की गई है। तनख्वाह पूरी तरह से जो काम हो रहा है, जिसकी ईंट तक नहीं रखी गई, उस पर 9 वर्षों से लगातार तनख्वाह मिल रही है और वर्षों से धारावी के कायाकल्प की कोशिश जारी है। धारावी का चेहरा मोहरा बदलने की तैयारियां हमेशा होती हैं ताकि एशिया के नाम पर लगे इस दाग को मिटाया जाए। लेकिन वो धारावी जिसकी अपनी शिनाख्त है, वो धारावी जो सभी के लिए अपने आप को खोल कर रखा है, जिस धारावी ने, आपको यहाँ अमीर और गरीब हर तबके के लोग मिलेंगे, हर जाति प्रांत और संप्रदाय के लोग मिलेंगे, मेहनतकश मजदूर मिलेंगे, शिक्षा को चाहने वाले मिलेंगे, स्कूल हैं। लेकिन फिर भी धारावी अपने आप में कहीं न कहीं पिछड़ा हुआ। हमेशा धारावी के लिए एक अलग सोच लोगों के जहन में रही। बेहतर है हमारे साथ माने साहब हैं, चूँकि वो प्रतिनिधित्व कर चुके हैं। हमने कांग्रेस के प्रतिनिधियों से भी बात की, कई प्रतिनिधियों ने आने में कुछ उनकी वजह रही हों, लेकिन ज़िला अध्यक्ष उनके हुकुमचंद मेहता जी शायद हमारे साथ हो सकते हैं कुछ ही देर में, लेकिन बाबूराव माने साहब और अनिल गलगली जी हमारे साथ हैं। बाबूराव माने जी, ये एक बानगी हमने पेश की उन 50 करोड़ रुपयों की जो पिछले 9 साल में खर्च किए गए हैं, जिसे आप हमसे बता रहे थे कि वो 200 करोड़ है। ये 50 करोड़ और 200 करोड़ का क्या खेल है, आप हमें पहले बताएं। देखिए, 50 करोड़ रुपया ये जो आपने खर्चा निकाला है, वो थोड़ा सा आपको गलत मालूमात मिलने के कारण मैं आपको बोल रहा हूँ। अब तक धारावी के विकास के मुद्दे के ऊपर 200 करोड़ रुपया फूंक दिया गया है। दिल्ली में मीटिंग, मंत्रालय में मीटिंग, भाड़ा में मीटिंग, ये लगातार 2004 साल से चालू है। इलेक्शन आने के बाद थोड़ा कुछ बहुत करते हैं, इलेक्शन जाने के बाद फिर सब ठंडा। अभी इलेक्शन आ चुका है, अभी थोड़ी दौड़ चालू है और इसके कारण अभी तक 200 करोड़ रुपया भी देखो। 50 तो मुकेश मेहता साहब ने तो उन्होंने जो कुछ प्लानिंग किया वो प्लानिंग का कोई भी उपयोग नहीं हुआ।
लेकिन 13 करोड़ 50 लाख रुपया उन्होंने ले लिया। जी बाबूराव जी, हम आते हैं आपके पास। अनिल जी, आपसे हम जानना चाहेंगे, ये कंसल्टेंट 13 करोड़ रुपए 9 साल में काफ़ी कम है या बहुत ज़्यादा? निश्चित तौर पर आज सरकार की ये काफ़ी विसंगतियाँ हैं, क्योंकि उन्हें हर काम में सलाहकार की ज़रूरत क्यों पड़ती है। आज सरकार के पास बड़े बड़े अधिकारी हैं, अच्छे अच्छे इंजीनियर हैं। जैसे लालबाग का वो जो फ्लाईओवर बनाने के बाद और जो ईस्टर्न फ्री का बनाने के बाद खुद मुख्यमंत्री ने MMRDA की तारीफ की थी। अगर इनके पास सक्षम अधिकारी है, अच्छे इंजीनियर है, तो उन्हें सलाहकार की ज़रूरत क्यों पड़ती है। यानी सरकार को विकास काम करने के लिए भी अगर सलाह लेनी पड़ेगी, इससे बड़ी कोई गलत बात नहीं होगी। यानी इनको सरकार को क्या अपने अधिकारियों पर या उनकी अपनी पूरी टीम पर विश्वास नहीं है? निश्चित तौर पर, क्योंकि ये जो सलाहकार होते हैं ये राजनीतिक लोगों से जुड़े हुए लोग होते हैं, जो राजनीतिक लोगों का फ़ायदा करने के लिए, उन्हें लाभ पहुंचाने के लिए और कई बार बिल्डरों और भू माफिया को मदद करने के लिए ऐसे सलाहकार बीच में आ जाते हैं। अगर धारावी की बात करें तो 1987 में स्वर्गीय राजीव गांधी जी ने इस धारावी के लिए 100 करोड़ की योजना दी थी। उस 100 करोड़ में कितना काम हुआ आज तक सरकार ने कोई हिसाब नहीं दिया है। उसके बाद 2004 में इधर सर्वे करने का काम सबसे पहले एक प्रशांत नामक कंपनी को दिया गया था, उसने भी कभी भी डेडलाइन को पूरा नहीं किया। उसके बाद 2009 में नए तरीके से नया सर्वे देने का काम किया गया है। एक तरीके से धारावी वासियों से छल करने का काम ही सरकार ने किया है। धारावी के साथ छल करने का काम सरकार करती है, सीधा सीधा आरोप है अनिल गलगली जी का। इस आरोपों के पीछे के कारण क्या है, वो आरोप क्यों लगते हैं? सरकार का चूंकि हमारे साथ कोई फिलहाल प्रतिनिधि नहीं है, लेकिन हम ज़रूर कोशिश कर रहे हैं कि सरकार का प्रतिनिधि भी हमारे साथ हो या उस सरकार से जुड़े हुए पदाधिकारियों से, उनकी पार्टी के लोगों से भी हमारी बात करने की कोशिश होगी कि हम उसका जवाब ले सकें। हमारा मकसद सरकार की योजना पर उंगली उठाना नहीं, लेकिन उस योजना के कार्यान्वयन की शैली पर उंगली उठाना ज़रूर है और ये हमारा फ़र्ज़ भी बनता है। 50 करोड़ रुपए सरकार की जेब से नहीं गए हैं, ये जनता की जेब से सरकार के द्वारा खर्च किए गए हैं, जिसके लिए एक ईंट भी नहीं रखी गई है। अगर मामला इस तरह का है तो सवाल उठना लाजमी है। बाबूराव माने जी, ये कंसल्टेंट होते हैं, हमने देखा है प्राइवेट कंपनियों के लिए। आपके पास IAS और MPSC से जुड़े हुए लोग, इस पूरे देश भर में इनकी एक पूरी फ़ौज है, ये बना सकते हैं, इनके पास सब कुछ है। ये जिसे हम अक्सर अफसरशाही कहकर जिनका मखौल उड़ाते हैं, सरकारें यही चलाते हैं। क्या इनके पास कोई योजना नहीं हो सकती जो 13 करोड़ रुपए, 1 करोड़ से अधिक प्रतिवर्ष, सुनिए, 9 वर्ष में खर्च कर दिए गए? 9 वर्ष में ये लोगों ने 200 करोड़ रुपया फूकने के बाद 4 ईंट भी अभी तक धारावी के क्षेत्र में लगी नहीं है। इसका मतलब ये लोग ठेकेदारों को यानी सलाहकारों को करोड़ों रुपया ये लोग देते हैं। इसका मतलब ये है कि इनके खाते में ये लोगों ने जो भर्ती करके लोग रखे हैं वो सारे अनाड़ी लोग हैं क्या? IAS ऑफिसर है, IPS ऑफिसर है, बड़े बड़े इंजीनियर है, ऐसे सारे लोग लाख लाख 1.5 लाख रुपया सरकार से महीने का तनख्वाह लेते हैं। वो लोग काम नहीं कर सकते? म्हाडा ने तो आज की स्थिति में हजारों घर निर्माण किए हैं, सैकड़ों बिल्डिंगें बांधी है। फिर भी सलाहकार के जरिए हमारे मित्र यहाँ पर अनिल जी ने कहा है, ये सही बात है, केवल राजनीतिक लोगों का फायदा करने के लिए, शासन में बैठे हुए अधिकारियों का फायदा करने के लिए सलाह लेने की बात आगे आती है। यानी सलाहकारों की इतने सलाह के बाद भी 200 करोड़ रुपया सलाह और चर्चा मीटिंग में खर्चा होने के बाद भी धारावी में कुछ विकास हुआ है क्या? धारावी के विकास की बात हम कर रहे हैं। धारावी में कितना विकास हुआ, ये अपने आप में एक बड़ा प्रश्न है। आज भी धारावी इस दंश को झेलता है कि उसे एशिया की सबसे बड़ी झोपड़पट्टी कहा जाता है, सबसे बड़ा स्लम कहा जाता है, और धारावी के बारे में ये भी कहा जाता है कि अपराध भी वहाँ पनपते हैं। ऐसे ऐसे दाग झेलने वाला धारावी अपने पुनर्विकास के बारे में जब सोचता है तो ऐसी योजनाएं उसमें अड़ंगा डालती हैं, और वो योजनाएं जो 9 वर्षों में एक ईंट भी नहीं रख पाती। हमारे साथ हमारे अपने संवाददाता रवि शर्मा जी भी जुड़ गए हैं। रवि जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। रवि जी,
आपने धारावी बंद के दौरान, धारावी में हो रहे विकास के दौरान या छोटी मोटी खबरों के लिए भी, बड़ी बड़ी खबरों के लिए भी धारावी का दौरा किया है, धारावी के लोगों से आप मिलते रहे हैं। आपको ये बताएं अपने दर्शकों को कि धारावी में क्या परिवर्तन देखते हैं आप? देखिए बात करें, अगर धारावी की बात करें तो एक सबसे बड़ा जिस तरह से नाम अगर उभर कर सामने आ सकता है तो धारावी का विकास की अगर हम बात करें तो धरी की धरी यहाँ पर पूरी तरह से नजर आ सकती है, क्योंकि जो सूबे के मुख्यमंत्री हैं पृथ्वीराज चौहान, उन्होंने बात की है कि जो धारावी का विकास है उसको उन्होंने हरी झंडी दिखाई है। 2004-2005 में जो विकास करने की बात पूरी तरह से उभर कर सामने आई थी। 5 सेक्टरों की अगर हम बात करें जिसमें से 4 सेक्टर प्राइवेट जो खासगी जिसे हम कह सकते हैं उनको विकासक उनको दिया गया है, प्राइवेट डेवलपर को दिया गया है, और एक अगर हम बात करें महाड़ा को उनको सौंपा गया है। लेकिन इन सब के बीच में अगर हम धारावी के लोगों की बात करें, क्योंकि वहाँ पर ऐसे बहुत सारे ऐसे रोजगार पूरी तरह से चलते हैं जिससे वहाँ के लोगों के पेट भरता है, पूरी मुंबई चलती है। छोटे से छोटा व्यवसाय की अगर बात करें, पापड़ बनाने से लेकर पतंग बनाने तक का व्यवसाय वहां पर होता है। और बाकी अगर उसके ऊपर अगर हम जाकर देखें तो इंडस्ट्रियल वर्क्स के भी कई सारे काम धारावी में होते हैं। लेकिन अगर बात करें, अगर विकास की अगर बात की जाए तो कहीं ना कहीं ये जो मुद्दा है अपने आप में एक अलग रास्ता इसलिए इख्तियार कर लेता है, क्योंकि जिस पिछले कई दिनों से जब रीडेवलपमेंट की बात की जा रही थी, पुनर्विकास की यहाँ पर बात की जा रही थी, तो टेंडर्स निकाले जाते हैं, सर्वेक्षण कराया जाता है। एनजीओ ने, जैसे कि हमारे तमाम दर्शकों ने अभी ग्राफिक्स के माध्यम से देखा कि जो 2 एनजीओ थे उन्होंने भी इसका पूरी तरह से सर्वेक्षण किया, किस तरह से काम सर्वे पर 6 करोड़ खर्च कर दिए गए। रवि जी, हम आपके पास आते हैं, हम आपको टोकना चाहेंगे, माफ कीजिएगा। हमारे साथ राजू कोरडे जी जुड़ गए हैं, शेतकरी कामगार पक्ष के नेता हैं और साथ ही साथ आरटीआई एक्टिविस्ट भी हैं। राजू कोरडे जी, हम चाह रहे थे कि आप स्टूडियो में हैं, लेकिन फिलहाल आप हमारे साथ फोन लाइन पर मौजूद है। आपका बहुत बहुत स्वागत है। बोलिए। राजू जी, ये बताएं कि ये जो पुनर्विकास की योजना है सरकार की, जिस पर 50 करोड़ कहा जा रहा है कि 50 करोड़ खर्च हुए, एक नया आंकड़ा भी आया है कि 200 करोड़ खर्च हुए। खैर, खर्च अगर 2 रुपए भी हुए हो और एक ईंट न रखी गई हो इन 9 सालों में, तो किस रूप में लेते हैं आप धारावी को? देखो, 4 फरवरी 2004 को सरकार ने इस योजना का जिया जो है पारित किया जी। मतलब लगभग 10 साल अभी हो रहे हैं जी। 2013 खत्म होने को आ रहा है, तो 10 साल पूरे हो रहे हैं और लगभग 200 करोड़ रुपए इस पर खर्च हो गया है। 50 करोड़ जो है वो सीधे सीधा जो वेतन और तमाम सर्वे वगैरह के ऊपर जो खर्च हुए, कंसल्टेंट वगैरह को जो पैसे देने पड़े उसके हुए, और भी जो खर्च हुए लगभग 200 करोड़ रुपए तक इसमें खर्च हुआ। और 5,600 करोड़ रुपए की लागत की जो योजना थी आज वो 15,000 करोड़ की हो गई है। तो कुल मिलाकर धारावी के जनता के हित में विकास का कोई काम शुरू नहीं हुआ, लेकिन 200 करोड़ रुपए खर्च हो गए, ऐसी योजना है ये। राजू कोरडे जी, इसे क्या 200 करोड़ रुपए का घोटाला ना कहा जाए? धारावी के नाम पर हुआ घोटाला, धारावी के नाम पर 200 करोड़ का ये घोटाला है। मैं कहता हूँ कि 200 करोड़ का घोटाला नहीं तो 10,000 करोड़ का घोटाला है, क्योंकि 5,600 करोड़ की जो योजना थी वो 15,000 करोड़ के ऊपर चली गई है जी। हाँ, तो ये 200 करोड़ का घोटाला नहीं है, तो ये 10,000 करोड़ का घोटाला हो गया जी। राजू जी, आप हमारे साथ फोन लाइन पर बने रहे। हम बार बार आपसे संपर्क करने की कोशिश कर रहे थे ताकि आप स्टूडियो में भी आकर अपनी बातें रख सकें। आप फिलहाल हमारे साथ फोन लाइन पर बने रहे। इस विषय पर हम जरूर आपसे दोबारा भी बात करेंगे। हमारे साथ बाबूराव माने जी और अनिल गलगली जी भी हैं, हमारे अपने संवाददाता रवि शर्मा जी भी हैं। बाबूराव माने जी, आप राजू कोरडे जी की बातें सुन रहे हैं, इसे ये 10,000 करोड़ तक का घोटाला बता रहे हैं। इसके पीछे के तर्क उनके अपने हैं, उस पर हम आएंगे। आपको ये पहले तो कंसल्टेंट और उसके बाद इसके लिए जो सर्वे कराया गया, सर्वे करने में 9 साल सर्वे करने में लग सकते हैं क्या उस धारावी के विकास के लिए, जो जब राजीव गांधी जीवित थे और उन्होंने धारावी के विकास की योजना तैयार की थी 100 करोड़ की, तो वो उस तक धारावी का कुछ भी क्या पहुंचा, क्या हुआ, आपके अपने दौर में क्या आपने कर पाए और आपने अभी तक क्या किया है, आपने देखा है, और आपके बाद में क्या हो रहा है, ये सारा कुछ आपने तो देखा हुआ है। आप क्या कहेंगे? देखिए, राजीव गांधी जी ने इस विकास योजना का शुरुआत नहीं किया था। हम धारावी के सारे लोगों ने 70 साल से हम धारावी के कीचड़ में रह रहे हैं।
तो धारावी का केवल इलेक्शन आने के बाद नारियल तोड़ने का, कुछ थोड़ा चर्चा करने का, बाद में सब ठट्टा हो जाने का, ये सारी हर इलेक्शन की कांग्रेस की नीति को देखकर हम लोगों ने आंदोलन करना शुरू कर दिया, धारावी के सारे पार्टियों के लोगों ने, और इकट्ठा आकर हम लोगों ने यह कहा कि धारावी के जीवन में कोई परिवर्तन आने वाला है या नहीं, आप लोग धारावी का विकास करो, क्यों नहीं करते हो। इलेक्शन आने के बाद थोड़ी चर्चा होती है, फिर हम लोगों ने ये आंदोलन करने के बाद गवर्नमेंट को धारावी के विकास के विषय में सोचने के लिए मजबूर किया। 2002-3 साल की बात है, तब बहुत दिनों के बाद 2004 साल को विकास की अधिसूचना सरकार ने निकाली, और तब से धीरे कदम से अभी तक कुछ भी काम नहीं हुआ। हम लोग तो बोलते हैं हम विकास के खिलाफ में नहीं है, हम लोग बोल रहे हैं कि विकास हम चाहते हैं, लेकिन विकास केवल धारावी के जमीन का नहीं होना चाहिए, धारावी के आदमी को केंद्र बिंदु समझकर धारावी के आम आदमी का विकास होना चाहिए, हमारी मांग थी। और इसीलिए 400 स्क्वायर फुट का कमरा धारावी के लोगों को मुफ्त में मिलना चाहिए। हम आते हैं उस पर, ये हमारी मांग है। मांगे क्या है उस पर हम आ रहे हैं, लेकिन अभी जो खर्च हुए हैं, अनिल जी आपने एक सवाल उठाया था कि किस तरह से कंसल्टेंट पर खर्च किए गए और साथ ही साथ सर्वे के लिए खर्च किए गए। इसका इतनी बड़े बड़े काम को सरकार गैर सरकारी एजेंसियों से अगर कराती है, या तो उसे अपने ही मातहत सरकारी एजेंसियों पर विश्वास न हो तब वो कराए, तब तो ठीक है, लेकिन जब उसे करना है, सब कुछ खुद ही करना है, तो वो नए लोगों पर विश्वास ज़्यादा करती है। उसके बावजूद अगर कोई नतीजा निकलता तो शायद लोग खामोश रहते, नतीजा भी ठन ठन गोपाल है। निश्चित तौर पर जो सलाहकारों पर जो खर्च हुआ है उसकी जांच होनी चाहिए, क्योंकि जो सलाह उन्होंने दी है वो सलाह कभी अमल में लाई नहीं गई है, तो उसे पैसे देने की क्या आवश्यकता है। और उसके अलावा जो बिल्डरों को जो 241 हेक्टेयर में से जो एक 5वां सेक्टर छोड़कर जो बिल्डरों को लोग दे रहे हैं, हमारा इसका भी विरोध है। क्यों नहीं सरकार स्वयं इसका विकास करती है, क्योंकि यह सरकार के पास SPPL शिवसाई पुनर्वसन प्रकल्प लिमिटेड जैसी खुद की कंपनी है, उनके पास SRA है। और मैं आपको बताना चाहता हूँ कि 2004 और 2009 में जब NGO लोग फेल हुए तो सरकार ने महाराष्ट्र सोशल हाउसिंग एंड एक्शन लीग बनाई, जिसे मशाल नाम से पहचाना गया है, और उस मशाल के तहत 22,000 लोगों को आई कार्ड बांटे गए जो 35,000 घरों से जुड़े हुए थे। लेकिन सरकार ने जब ये योजना बनाई तब उन लोगों को विश्वास में नहीं लिया। सलाह लेने के पहले अगर उन लोगों से मिलते जिनका पुनर्वास होने वाला है, जो उससे सीधे प्रभावित होने वाले हैं, लेकिन सरकार ने इन्हें बगल में रखकर कुछ बिल्डरों को, कुछ पॉलिटिशियन लोगों को केंद्र बिंदु में रखकर जो विकास की योजना बनाई। निश्चित तौर पर जिस तरह से जरीमरी एयरपोर्ट का जो आज इशू चल रहा है, उसी तरह धारावी का इशू भी उसी तरह है। सरकार अगर चाहती है तो सरकार को खुद उसका विकास करना चाहिए और बिल्डरों के बजाय सरकार को खुद मुनाफा कमाना चाहिए। कुल मिलाकर जैसा कि माने साहब ने भी कहा कि अगर माडा बना सकती है, और माडा ने इतना कुछ किया हुआ है, माडा जैसी एजेंसियां हैं, SRA जैसी एजेंसियां सरकार के अपने पास है, उसके बजाय अगर सरकार बिल्डरों को या फिर राजनेताओं को फ़ायदा पहुंचाने की सोचती है तो ज़रूर उस पर सवाल उठना स्वाभाविक है। हमारे रवि जी आपने राजू कोरडे जी की भी बात सुनी। आप अगर वहाँ के लोगों से संपर्क में रहते हैं तो वहाँ के लोगों की क्या इच्छा है, वो क्या सोचते हैं, ये हमें बताएं। देखिए, बात करें अगर धारावी की अगर लोगों की बात करें तो एक बात तो उभर कर पूरी तरह से सामने आती है कि राज्य सरकार की मंशा क्या है। क्योंकि पिछले कई सालों से 2005 अगर 2004 और 5 की अगर बात की जाए तो ये योजना पूरी तरह से शुरू करने की बात की गई, उसको अमल में लाया जाने की बात की जाती है, निविदा निकालने की बात की जाती है, सर्वेक्षण करा जाता है, तो सरकार की इसमें पूरी तरह से भूमिका क्या है ये स्पष्ट हो नहीं पा रही है। अगर बात करें धारावी के लोगों की बात करें, हम अक्सर वहां पर रिपोर्टिंग करने के लिए जाया करते हैं, तो निश्चित तौर पर जैसा कि धारावी को क्राइम के क्षेत्र से भी अब जाना जाने लगा है, क्योंकि वहां पर जो एशिया की सबसे बड़ी झोपड़पट्टी के रूप में वहां पर जो कि पहचाना जाता है। लेकिन मौजूदा समय की बात की जाए, अगर पुनर्विकास से अगर इस मुद्दे को देखा जाए तो सरकार के अगर रवैया जो जनता के प्रति काफी उदासीन है। उदाहरण के तौर पर देखेंगे तो पिछले दिनों आजाद मैदान में धारावी के पुनर्विकास को लेकर मोर्चा वहां पर निकाला गया था। जो धारावी के लोग हैं वो वहां पर आए थे, और जो इलाके के सांसद हैं एकनाथ गायकवाड़
और वहां से जो चुनकर आई है, अगर बात करें वर्षा गायकवाड़ की, तो वहां पर नजारा पूरी तरह से दिखाई देते हैं, वहां से गायब नजर आते हैं। और पुलिस जो कि आम जनता को हटाने की कोशिश कर रही थी, उन पर पुलिसिया कार्रवाई यहां तक की हो जाने की बात वहां पर की गई थी। तो ऐसे में वोटों के समय में जनता के सामने झोली फैलाने वाले जो तमाम नेता है वो कहां चले जाते हैं? बात करते हैं यही सवाल माने साहब का था कि माने साहब, ये सिर्फ आपके लिए ही नहीं, आपने जो सवाल उठाया सिर्फ सत्तारूढ़ दल के लिए नहीं, ये सभी पर अक्सर लागू होता है। और जनता ये देखती है कि जब भी चुनाव आते हैं तो नेतागण कुछ ज़्यादा ही एक्टिव हो जाते हैं और नई नई आश्वासन लेकर नए कलेवर के साथ, नए तेवर के साथ उनके बीच आना चाहते हैं और उद्घाटनों का और तरह तरह के लोक लुभावन नारों का दौर शुरू हो जाता है। इस पर हम चर्चा जारी रखेंगे। राजू कोडे जी हमारे साथ फ़ोन पर बने हुए हैं, अनिल गलगली जी हमारे साथ हैं, माने साहब हैं, रवि जी चूँकि उन्हें और भी शूट पर जाना है, हम बहुत बहुत शुक्रिया आपका रवि जी हमारे साथ जुड़ने के लिए, धन्यवाद आपका। एक छोटे से ब्रेक के बाद हम लौटेंगे हमारे अन्य अतिथियों के पास। हमारे साथ हुकुमचंद मेहता जी होंगे कांग्रेस के, उनसे भी बातें करेंगे, कहीं जाइएगा नहीं, मुद्दे की बात अभी जारी है। ऐसा घर आपने नहीं देखा होगा, संभाल के पोछा मारा अभी। आइए। वो भाई साहब ये देखिए हॉल, ये देखिए चिल्ड्रंस रूम, देखिए कितना बड़ा है। आपके बच्चे खेलते खेलते थक जाएंगे। हो गया, मजे ले लिए। आइए। और ये है बेडरूम, इसकी खिड़की से तारे दिखते हैं, तारे। आपको क्या लगा प्रॉपर्टी डीलर हुआ? अरे आपको अपना घर दिखा रहा था। पर्ल्स इंफ्रास्ट्रक्चर, हम जानते हैं कि घर अरमान, उम्मीदों और सपनों का बना होता है, तभी तो हम घर बनाते हैं, जिंदगियां बनाते हैं। अक्षय बाथरूम कब धोगे? आज संडे है ना। सगों से भी सगा है तू, अपना परिवार है। आज और कल दोनों हमने तेरे साथ देखे हैं। तू चले जब साथ तो खुशी के ठिकाने मिलते हैं। वन टच पावर स्टार्ट, शानदार माइलेज वाला APDV इंजन, जो दुनिया की नंबर 1 बाइक चुने, यही कहे सगों से भी सगा है। हीरो स्प्लेंडर, लगे ऐसा फैमिली जैसा। कौन लगा रहा है पानी में सेंध? कौन कर रहा है मुंबई में पानी की चोरी? जल्द आ रहा है ऑपरेशन वाटर माफिया, सिर्फ लेमन न्यूज पर। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। हम बात कर रहे हैं धारावी के विकास की, धारावी के पुनर्विकास की, धारावी के अतीत की, धारावी के वर्तमान की और धारावी के भविष्य की। धारावी के माध्यम से हम पूरे मुंबई को एक तरह से हमने धारावी को प्रतीक बनाया है। बात मुंबई की ही है और मुंबई अगर महाराष्ट्र की जान है तो कहीं न कहीं धारावी भी मुंबई की पहचान है। और अगर धारावी की जब बात की जाती है तो धारावी के कल कारखानों की, धारावी के कल्चर की, धारावी की एकता की। धारावी कभी बदनाम भी रहा है, चाहे आपराधिक गतिविधियों के लिए, चाहे दंगों के लिए, लेकिन धारावी ने बहुत कुछ सीखा है। जैसा मुंबई ने सीख लिया, बिल्कुल धारावी ने भी सीखा। धारावी में काफ़ी कुछ बदलाव हुए। धारावी चाहता है अपना विकास, धारावी के लोग चाहते हैं अपना विकास। धारावी के लोगों की क्या ख्वाहिशें हैं, इस पर बात करने के लिए हमारे साथ हमारे जो जनता के प्रतिनिधि रह चुके हैं, 5 साल तक जिन्होंने प्रतिनिधित्व किया है विधानसभा में धारावी का, वो बाबूराव माने हमारे साथ हैं। हमारी कोशिश है कि हम बहुत जल्द वर्षा गायकवाड़ या एकनाथ गायकवाड़ जी से भी संपर्क करें और इस विषय पर उनसे भी उनकी भी राय लें। हमारे साथ अनिल गलगली जी हैं जो RTI एक्टिविस्ट है और साथ ही हमारे साथ जुड़ रहे हैं कांग्रेस के ज़िला अध्यक्ष जो दक्षिण मध्य मुंबई के हुकुमचंद मेहता जी। हुकुमचंद जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है।
हुकुमचंद जी हमसे जुड़े इससे पहले हम बात कर लेते हैं अनिल गलेली जी से। अनिल जी ये बताएं कि जिस विषय की हम बात कर रहे थे कि अगर धारावी के अतीत पर जाएं तब भी वो एशिया की सबसे बड़ी झोपड़पट्टी, वर्तमान में है तब भी एशिया का सबसे बदनाम इलाका झोपड़पट्टी के नाम से, और भविष्य की तरफ अगर हम देखते हैं तो जिस रफ्तार में काम हो रहा है 50-50 करोड़ जिसे 200 करोड़ भी बताया जा रहा है, हम उस 50 और 200 के आंकड़ों में न पड़ते हुए हम कहते हैं कि अगर जो भी खर्च हुआ हो, अगर वो खर्च हुआ है उसका अगर कहीं देखने को नहीं उसका उदाहरण देखने को मिल रहा है किसी काम का, तो फिर धारावी के भविष्य पर ज़रूर उंगली उठाई जाएगी। निश्चित तौर पर ये धारावी ये मुंबई की एक तरह से जान है, क्योंकि धारावी पर पिक्चर भी बन चुकी है और धारावी का एक अपना अलग सा इतिहास है। अगर हम इतिहास में जाए तो सौराष्ट्र से जो प्रजापति समाज और कुंभार समाज यहाँ आके बसा, उसके बाद अलग अलग समाज यहाँ बसा। आज देखा जाए तो सालाना 3000 करोड़ का टर्नओवर धारावी देता है। धारावी चाहे टैक्स के मामले में हो, अन्य मामलों में धारावी का अपना एक मुकाम है, चाहे चर्मोद्योग का काम हो, चाहे कुंभार समाज हो, हर तरह से धारावी का अपना एक महत्व है। मगर सरकार ने पिछले 11 से 12 वर्षों में धारावी को सिर्फ एक सोने की मुर्गी देने वाले अंडे की तरह देखा है। जब बांद्रा कुर्ला कॉम्प्लेक्स का तेज़ी से विकास हुआ उस वक्त धारावी का भी अपना अलग सा महत्व बढ़ गया। माहिम और बांद्रा के बीच में सैंडविच की तरह बनी हुई धारावी झोपड़पट्टी ये एशिया की सबसे बड़ी झोपड़पट्टी होने के बाद, कुर्ला बांद्रा विकास होने के बाद धारावी का जो रेट है वो आसमान छूने लगा। उसी के बाद जो बिल्डरों की नज़र, जो सरकारी बाबुओं की नज़र धारावी पर पड़ी। धारावी में जो गंदगी है, धारावी का जो विकास होना चाहिए था, सरकार ने उस पर कभी ध्यान नहीं दिया। मगर बांद्रा कुर्ला कॉम्प्लेक्स का विकास होने के बाद उससे कैसे पैसे कमाए जाए, उसे कैसे बिल्डरों को लाभ पहुंचाया जाए, उसे कैसे अधिकारियों की जेबें भरी जाए, इस दृष्टिकोण से जब धारावी को देखा तब विकास नहीं विनाश का काम शुरू हुआ। धारावी को जब 2004 में जब सर्वे का काम शुरू हुआ उस वक्त सरकार ने उन लोगों से बातचीत करने की ज़रूरत नहीं समझी जो धारावी के मूल थे, जो 70-80 वर्षों से वहाँ रहते हैं। धारावियों की तरफ सरकार ने सिर्फ पैसे के दृष्टिकोण से देखने से आज धारावी का विकास की जो योजनाएं हैं वो कागज़ पर ही सिमट गई है और आगे भी इसकी बढ़ने की संभावना न के बराबर है। जी, धारावी के विकास को लेकर जो भी योजनाएं बनी वो सिर्फ कागज़ पर रह गई, कागज़ से बाहर निकल ही नहीं पाई और करोड़ों रुपए सरकार ने फूंक दिए। किसके लिए? वो पैसे खर्च हुए कंसल्टिंग फीस पर, वो पैसे खर्च हुए सर्वे पर, वो पैसे खर्च हुए जो कर्मचारी अधिकारी लगाए गए। लगभग 52 लोगों की एक टीम गठित की गई जो धारावी के पुनर्विकास का काम देखेगी। उनकी तनख्वाह पर 9 साल छोटा वक्फा नहीं होता, 9 साल बड़ा वक्फा होता है और 9 साल में सरकार एक ईंट तक न रख सकी। इस योजना पर सवाल उठना स्वाभाविक है और सवाल उठाने वाले धारावी के लोग ही हैं, मुंबई के लोग हैं और ये सवाल वो चाहते हैं कि लोग जनप्रतिनिधि भी दें और सरकार भी दे। सरकार किसी की भी हो, सरकार आती जाती रहती है। हम ये नहीं कह रहे कि सिर्फ इसी सरकार पर हम उंगली उठा रहे हैं। हमारा मानना ये है कि जिन जिन सरकारों ने यहाँ पर सत्ता हासिल की उन पर भी उंगलियां उठनी चाहिए, लेकिन अगर कुछ बेहतर भी हुआ है तो उसकी तारीफ भी होनी चाहिए। हमारे साथ कांग्रेस के दक्षिण मध्य मुंबई ज़िला के अध्यक्ष हुकुमचंद जी भी हमारे साथ जुड़ गए हैं और कांग्रेस के चूँकि वो पदाधिकारी हैं, कांग्रेस के नेता हैं, तो हम जानना चाहेंगे धारावी पर उनकी भी स्टडी है, वो क्या कहते हैं। हुकुमचंद जी आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू सर। हुकुमचंद जी हमारे साथ बाबूराव माने साहब हैं, पूर्व मंत्री महाराष्ट्र के और पूर्व विधायक, माफ़ कीजिएगा, और हमारे साथ हैं अनिल गलेली जी, आरटीआई एक्टिविस्ट, हमारे साथ फोन लाइन पर राजू कोरडे जी बने हुए हैं। आप हमारे साथ स्टूडियो में आए हैं। आप बताएं धारावी के पुनर्विकास को लेकर आप क्या सोचते हैं, ऐसे में जब 50 से 200 करोड़ रुपए तक का हेरा फेरी और बेवजह खर्च का आरोप लग रहा हो सरकार पर। 4 फरवरी 2004 को धारावी का विकास करने का नक्की किया। उस समय खासदार मनोहर जोशी भी थे। कांग्रेस के एमएलए एकनाथ गायकवाड़ जो अभी खासदार है उस समय महाराष्ट्र सरकार में मंत्री थे।
ये योजना जो मंजूर हुई है वो सर्वपक्षीय सब लोगों ने मिलकर धारावी का विकास की मंजूरी हुई है। और मैं बाबूराव माने जी को मैं एक पूछना चाहता हूँ कि जिस समय आप 95 में एमएलए थे, आपने 4.5 साल तक एमएलए का कामकाज देखा और धारावी में उस समय भी 100 स्क्वायर फीट के ऊपर 133 फुट बांध काम का परमिशन दिया जाता था। प्लॉट पे 2.5 FSI यूज होती थी, बाकी का TDR दिया जाता था। आज भी 4 FSI दी जाती है। उस समय बाबूराव माने जी के कार्यकाल में भी 225 के घर दिए गए। आज ये जो बात करते हैं 400 फुट की, जो बार बार जगह जगह पे लोगों पे बात करके योजना को जो रोकने का जो काम कर रहे हैं, और आज धारावी की जनता जान चुकी है, धारावी की जनता को सब अच्छी तरह से मालूम है कि ये विकास धारावी के हितकारी है। क्योंकि साइन रेलवे और माइम रेलवे के बीच के अंदर सारी झोपड़े जो धारावी विधानसभा क्षेत्र लगता है, सब झोपड़े को विकास में लिया गया है। भले ही टाटा पावर के लाइन के नीचे के झोपड़े हो, सीवरेज लाइन के उधर की हो, या रेलवे लाइन के आजू बाजू के सर्व झोपड़ों को इस विकास में लिया गया है। और इस विकास में मैं मानता हूं कि इस विकास में थोड़ी देरी जरूर हुई है। ये सवाल इसी बात का है हुकुमचंद जी कि सवाल इसी बात का है कि अगर 2000 इससे पहले भी कई योजनाएं बनी हैं धारावी के विकास को लेकर, लेकिन चलिए 2004 जो फरवरी 2004 से जो इस योजना को कार्यान्वित होना था उस पर 9 साल गुजर गए। 9 साल होने के बाद करोड़ों रुपए खर्च करने के बाद में भी अब तक कोई बात आगे बढ़ी नहीं है। सवाल मेरा आपसे ये है, उसके बाद बाबूराव माने साहब भी शायद आपके सवाल का कोई जवाब देना चाह रहे हैं। आप ये बताएं कि इसमें 9 साल तक लग गए, कंसल्टिंग फी पर 13 करोड़ रुपए खर्च हो गए, सर्वे पर 6 करोड़ खर्च हो गए और अब तक कार्रवाई काम के नाम पर ठन गोपाल है। इसमें सबसे बड़ा जो मुख्य मुद्दा था वो एलिजिबिलिटी का था, पात्रता निश्चित करना। बम्बई शहर के अंदर 9 साल लगता है। बम्बई शहर के अंदर जनवरी 95 की पात्रता निश्चित थी, लेकिन धारावी में जिस समय सर्वे होने के बाद पहले प्रशांत सर्वे हुआ, उसके बाद में मशाल सर्वे हुआ और वो सब सर्वे होने के बाद में महापालिका द्वारा उसका एनेक्सर 2 तैयार हुआ, तो उसमें एलिजिबिलिटी सिर्फ 36% ही एलिजिबिलिटी हुई, बाकी सब अपात्र हो रहे थे। तो शासन ने ये सोचा कि अगर बड़ा विकास कर रहे हैं तो हर एक झोपड़े को, हर एक व्यक्ति को घर मिलना चाहिए। इसलिए सरकार ने जनवरी 2000 की मान्यता दी। और एक धारावी एरिया एक ऐसा एरिया है बम्बई शहर में जिधर जनवरी 2000 के झोपड़े को घर देने का सुप्रीम कोर्ट में जाकर सरकार को सुप्रीम कोर्ट से आदेश लेने के बाद में ये पात्रता निश्चित करने का काम हुआ। और ये जो लोग बातें करते हैं, मैं उनको कहना चाहता हूँ कि धारावी में तरह तरह की जमीनें, प्राइवेट लैंड है, महापालिका की लैंड है, कलेक्टर लैंड है। हुकुम जी, बहुत सारे विषय हैं इस विषय पर। हमारे साथ चूंकि फोन लाइन पर जुड़े हैं, हमारे साथ है नहीं, एक दूसरे की प्रतिक्रिया सिर्फ सुन पा रहे हैं, देख नहीं पा रहे हैं। मुझे जरा बोलना है। बाबूराव माने जी आपका जवाब देंगे। हम राजू कोंडे जी से भी इस विषय पर बात कर लेते हैं। राजू जी इस बीच हमारे साथ आपके पास आते हैं। बाबूराव जी जरूर आप जवाब देंगे, चूंकि आप लोग एक दूसरे से उन्होंने जो कहा जी उस विषय में मैं राजू जी पहले सुनाना। राजू जी एक बाबूराव माने जी कुछ जवाब देना चाह रहे हैं, उसके बाद हम आपके पास आते हैं। बाबूराव जी हमारे जो हुकुमराज आप भी सुनते रहे, हम आपके पास भी आ रहे हैं, आपसे भी हम कुछ और सवाल करेंगे। जी हुकुमराज जी मेहता जो है जी, वो जिला के कांग्रेस के अध्यक्ष है और बहुत बड़े बिल्डर है, ये सारी धारावी जानते हैं। उनको ये मैं बताना चाहता हूं कि हम 400 क्यों मांग रहे हैं। ये सही बात है, आपने बताया कि यूपी के सरकार के काल में 2.5 FSI था और उस समय 225 स्क्वायर फुट का घर लोगों को दिया, ये सही बात है। लेकिन उस समय बिल्डर को भी हम लोगों ने उतना ही बांधने को दिया और बिल्डर को भी बहुत मर्यादा में उनको नफा दिया। आज आप धारावी में 4 FSI दिया है जो बंबई में कहीं नहीं दिया, और 4 FSI देने के बाद सारा होने वाला कंस्ट्रक्शन आप लोग कमर्शियल भाव से बेचने वाले हो। तो हम लोगों ने 400 फुट का अगर कमरा मांगा तो कौन सा चांद सूरज मांगा हम लोगों ने। ये सरकार का देना फर्ज है, क्योंकि धारावी के 500 एकड़ जमीन के ऊपर अगर ये करोड़ों रुपया ये सरकार नफा कमाने वाली है तो धारावी के जनता को कुछ नफा का फायदा देगी या नहीं देगी। बिल्कुल 225 और 400 के आंकड़ों पर हम आते हैं, क्योंकि ये 400 पर अभी तक बात जो इशारे में भी दिए जा रहे थे, अब तक अनिल जी इस पर ज्यादा स्पष्ट प्रकाश डाल सकेंगे कि 225 तो अभी हाल तक दिया जा रहा था और 269 पर अभी बात बनी है।
400 आप मांग रहे हैं, सरकार किस तरह से देगी या नहीं देगी, इस पर हम बात करेंगे। राजू जी चूंकि बहुत देर से खामोश हमारे साथ सिर्फ फोन लाइन पर बने हुए हैं और किसी की प्रतिक्रिया वो चेहरों से पढ़ नहीं पा रहे। राजू जी, आप सबकी बातें सुन रहे हैं, आपने तो आपको ये लगता क्या है कि मामला उलझ कहाँ रहा है? बात धारावी के माध्यम से पूरे मुंबई की कर रहे हैं, लेकिन हमारा फोकस धारावी पर ही है। अगर तो बात रुक कहाँ रही है? करोड़ों रुपए अगर सरकार फेंकती जा रही है, खर्च करते जा रही है, लेकिन नतीजा नहीं निकल पा रहा है, वो क्यों? सरकार के पास कोई पॉलिटिकल विल नहीं है धारावी के विकास के लिए। देखो, सवाल ऐसा है कि धारावी के लोगों की 400 स्क्वायर फीट की जो मांग है, वो मांग के लिए एक शास्त्रीय आधार है। जैसे मुंबई शहर के 3 हिस्से उन्होंने किए थे, एक मुंबई शहर, एक मुंबई उपनगर इलाका और एक धारावी इलाका। धारावी के लिए उन्होंने 1 स्क्वायर फीट अगर रिहैबिलिटेशन के लिए, मतलब झोपड़पट्टी के पुनर्वास के लिए अगर खर्च किया, तो उसके बदले में 1.33 सेल कंपोनेंट बिल्डर को मिलेगा, ऐसा कहा गया। लेकिन ये कहा गया था 1997 में जब SRA का निर्माण हुआ। उस वक्त धारावी को शिवसेना के ही सरकार ने डिफिकल्ट एरिया का कैटेगराइजेशन किया था। लेकिन आज के तारीख में धारावी डिफिकल्ट एरिया के कैटेगराइजेशन में नहीं है, क्योंकि धारावी का इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट ये DRP के अंतर्गत होने वाला है। और जिस वक्त धारावी डिफिकल्ट एरिया के कैटेगराइजेशन में नहीं होगा, तो उसको सिटी एरिया का जो निकष है, जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, उसको लगाना चाहिए। और वो लगाने के बाद में अगर 1:0.75 का उसको निकष लगा देंगे, तो 400 स्क्वायर फीट धारावी के लोगों को और उसके बदले में 300 स्क्वायर फीट जो है सेल कंपोनेंट डेवलपर को दे सकते हैं। यानी आपको लगता है कि ये काम हो सकता है? मुमकिन 400 दिया जा सकता है, मुमकिन है सरकार पर? मैंने देखो 4 फरवरी 2004 को जिस दिन ये GR निकला, उस दिन से मैं आंदोलन में हूँ, पहले दिन से। और मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि 400 देना मुमकिन है। क्या इस तरह का कोई ब्लूप्रिंट आप लोगों ने तैयार करके मैंने दिया है? मैंने दिया है, बाबूराव माने को भी मालूम है और हुकुमचंद मेहता को भी मालूम है। जी हुकुम जी, अगर बात जी हुकुम जी, ये बात जो है, सिर्फ बात सवाल ये है कि इनके पास पॉलिटिकल विल है क्या? पॉलिटिकल विल की कमी का आरोप लगा रहे हैं। इनके पास पॉलिटिकल विल नहीं है, नहीं तो धारावी का पुनर्विकास हो सकता है और DRP के तहत ही होना चाहिए। हमने तो ये भी कहा कि निजी जो डेवलपर है उसकी बात को आप छोड़ दो, म्हाडा की ओर से ही इस विकास को करो, जिसके जरिए मुंबई में लगभग 40 से 50 हजार जो मध्यम वर्ग के लोग हैं, उनके लिए घरों का निर्माण हो सकेगा, हाउसिंग स्टॉक तैयार हो सकेगा। जी। लेकिन सरकार जो है, सरकार और विरोधी पार्टी दोनों भी जो है, उनका जो नजरिया है वो निजी विकासकों का फायदा हो, इस तरीके का है। हमारा निजी विकासकों के फायदे की अगर सोची जाएगी तो धारावी का विकास जहां पर धारावी है वहीं रहेगा, बल्कि उससे बद से बदतर होता जाएगा, क्योंकि इस बीच जनसंख्या भी बढ़ेगी, बेरोजगारी भी बढ़ेगी और धारावी को लेकर लोगों की सोच में कोई बदलाव नहीं आएगा। शायद ये दर्द धारावी के लोगों को हमेशा सालता रहता है कि उनके साथ सौतेला व्यवहार होता है और जब उनके विकास की बात भी आती है तो सिर्फ कागज़ों पर रहकर कागज़ों पर ही सीमित रह जाती है। ऐसे में धारावी का विकास होगा तो कैसे होगा? हुकुम जी, जैसा कि बाबूराव माने जी कह रहे हैं, जैसा कि राजू करोड़े जी कह रहे हैं कि इस मामले में अगर 400 दिया जा सकता है तो मामला कहाँ अटकता है? सरकार के विल पावर पर भी अगर उंगली उठने लगे तो फिर क्या कहा जाए? क्यों ऐसा होता है? सरकार में क्या सचमुच इच्छा शक्ति की कमी है कि वो धारावी का विकास नहीं चाहती? ये बात जो राजू कोल्डे जी ने बताई, बाबूराव जी माने साहब ने बताया, मैं बाबूराव जी को एक ही कहना चाहता हूँ कि धारावी में जो अभी सर्वे हुआ, 60,000 जो झोपड़े के करीब का सर्वे हुआ है, वो सर्वे के अंदर झोपड़े का जो एरिया है, हर एक झोपड़े वाले का एरिया औसतन 90 से 100 स्क्वायर फीट का एरिया है और सरकार की तरफ से उनको 300 फुट का घर दिया जा रहा है और स्लम डवेलर्स उसको खुशी से लेने के लिए तैयार है।
और जो 400 फुट की जो बातें कर रहे हैं, आज पूरा बम्बई शहर के अंदर विकास का काम चालू है। 269 फुट के एरिया को भी अभी 4 FSI देते हैं। अगर हाई डेंसिटी का एरिया है और वो 269 में है और उसका 650 से ज़्यादा है तो उसको भी 4 FSI दिया जा रहा है। मुझे एक बाबूराव जी को एक कहने का है कि धारावी में पहले से ही 100 स्क्वायर फीट के ऊपर 133 जो राजू कोरडे जी ने आपको बात कही, तो वो भी 4 FSI होती है। अभी जो इन लोगों का एक तक ये स्टैंड है कि किसी भी तरह से लोकसभा विधानसभा तक ये काम रुकवाने का, काम होने को नहीं देने का, लेकिन अभी काम है ना बड़ी स्पीड से चालू है। अभी अक्टूबर और नवंबर महीना तक चालू हो जाएगा। सेक्टर नंबर 5 का काम ऑलरेडी शुरू हो गया। एक बिल्डिंग करीबन 22 माले की बिल्डिंग बनने जा रही है, उसमें करीबन 6-7 माला तक हो गया है। कुछ इन्वायरमेंट की प्रॉब्लम होने की वजह से बाजू में काम रुका हुआ है, वो भी इन्वायरमेंट की एनओसी हो रही है। हुकुम जी, विपक्ष का आरोप है कि सरकार ही अड़ंगे डाल रही है, सरकार की तरफ से ही। हमारे मुख्यमंत्री इलेक्शन आने के बाद इलेक्शन आने के बाद कुछ बातें होती है। अभी इलेक्शन आ चुका है और इलेक्शन आने के लिए, इलेक्शन आने के बाद थोड़ा बहुत इधर उधर हलचल होने वाली है, उसके बाद में सारा ठंडा। ये लगातार धारावी के विकास के विषय में 30 साल धारावी की जनता सुनते आई है, देखते आई है। कोई भी प्रकार, आप लोग 30 साल से धारावी में सत्ता में हो, कितने आप लोगों को फंसा रहे हो? 5 नंबर सेक्टर में जो काम चालू है, धारावी के जीवन में कोई भी प्रकार का परिवर्तन चालू हो गया। ये सारी बात पूरा 5 नंबर सेक्टर जो माड़ा कर रही है उसके उधर बिल्डिंगों का सब काम शुरू हो गया। 6 से 7 माला तक बिल्डिंग आ गई है। पुलिस का बंदोबस्त लेकर, पुलिस आगे पीछे पुलिस लगाकर आप काम कर रहे हो। पुलिस को हटाओ, एक भी ईंट लगाने नहीं देंगे धारावी के लोग। और ये धारावी के लोगों ने बता दिया है, क्योंकि धारावी के लोगों को आप चूस रहे हो। धारावी की 500 एकड़ जमीन को आप बिल्डर के जेब में डाल रहे हो। ये सारी धारावी की जनता जान चुकी है। अरे और ये विकास नहीं है धारावी का, हमारे साथ ये केवल तुम्हारे लीडर लोगों का विकास है। हम धारावी के जनता का विकास चाहते हैं। धारावी की जनता के विकास की बात कर रहे हैं। हुकुम जी, हमारे साथ बहुत देर से खामोश बैठे अनिल गलगली जी, आरटीआई एक्टिविस्ट हैं। राजू जी, हम आपके पास भी आ रहे हैं और आपने सुना भी है, 2 जिम्मेदार दलों के 2 जिम्मेदार प्रतिनिधि हमारे साथ हैं। हमारी धारावी के विकास की है। धारावी के विकास में क्या पेच है, कहाँ अड़चन है, उसे दूर करने में क्या प्रयास किए जा सकते हैं, बात अगर इस पर करें। अनिल जी, आप तब से सुन रहे हैं, उस आंदोलन से जुड़े हुए, जो धारावी के विकास का आंदोलन है उससे जुड़े हुए राजू कोरडे जी हैं। एक जिम्मेदार सत्ता पक्ष के पदाधिकारी हैं, सत्ता पक्ष जो चला रहा है उस दल के महत्वपूर्ण पदाधिकारी हैं। हुकुम जी वो भी अपनी बातें रख रहे हैं। बाबूराव माने जी चूंकि विपक्ष में हैं, वहाँ का प्रतिनिधित्व कर चुके हैं, उन्हें भी अपने लोगों का दर्द होगा। आप इसे अगर तीसरे पक्ष के रूप में आप देखते हैं तो क्या देखते हैं, कहाँ अड़चन है, पेच कहाँ है, कैसे इसे सुलझाया जाए कि ये 9 सालों से रुका हुआ काम थोड़ा आगे बढ़े और धारावी के लोग सचमुच सोच सकें कि ये काम आगे बढ़ रहा है और हमें कुछ मिल रहा है। और जब मैंने कुछ धारावी के इलाकों का सर्वे किया, कुछ लोगों से मैंने बातचीत की, तो एग्जैक्टली जो सरकार की जो मानसिकता है, जो उनकी पॉलिटिकल व्यू है, उसमें तो कमी दिखी। उसके अलावा जो NH 2 उन्होंने जो बनाया है, क्योंकि आज मुंबई शहर में जितने भी स्लम है, हुकुमचंद मेहता को भी पता है, उनके एकनाथ गायकवाड़ जी को भी पता है और बाबूराव माने जी को भी पता है, स्लम में हमेशा लोग ग्राउंड+1 घर बनाते हैं। धारावी में यही चूक सरकार ने की है कि सरकार ने उन ग्राउंड+1 लोगों के लिए कोई सॉल्यूशन नहीं ढूंढा है। सबसे पहले बात वहाँ से शुरू होती है। और दूसरी बात, जैसे हुकुमचंद मेहता जी ने खुद कहा है कि सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में जाकर 2000 के लोगों को झोपड़े देने के लिए एक सैंक्शन लिया है। अगर सरकार चाहती है, क्योंकि मुख्यमंत्री है, हाउसिंग डिपार्टमेंट के भी मुखिया है और यूडी डिपार्टमेंट के मुखिया है, क्योंकि बाद में ये प्लान यूडी डिपार्टमेंट के पास ही जाने वाला है, तो मुख्यमंत्री जी को पिछले 9 वर्षों से जो योजना आज तक लागू हो नहीं पाई है, उसमें कई जगह अड़ंगे हैं। उन्हें सभी पक्षों को बुलाकर, अगर जो जनता मांग कर रही है, निश्चित तौर पर जनता की मांग में कुछ ना कुछ व्यावहारिक होगा, नेचुरल जस्टिस होगी, तो उन्हें 400 फुट देने के लिए सरकार को एक नया GR निकालना चाहिए। जिस तरह से इन्हें सुप्रीम कोर्ट में जाकर उन लोगों के लिए काम किया है, तो अगर 400 फुट देने की बात आती है तो बिल्डरों का मुनाफा थोड़ा कटिंग करके सरकार अपनी लोगों को जरिए SRA माड़ा के जरिए खुद उसको डेवलप करती है, तो निश्चित तौर पर काम होगा। ये अनिल जी, अगर 400 के स्क्वायर फीट का अगर धारावी पैटर्न को दे दिया गया, धारावी को एक पैटर्न बना दिया गया कि 400 स्क्वायर फीट दिया जाएगा,
तो क्या शहर में जितनी भी विकास योजनाएं अन्य चल रही हैं सारे के नाम पर या फिर जिस भी तरह से चल रही हैं, क्या ये डिमांड नई शुरू नहीं हो जाएगी? नहीं, धारावी के निश्चित लिए तौर पर 400 और बाकी जगह के लिए सिर्फ 269? मैं क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि धारावी में आज भी सभी को पता है कि वहाँ की जो 20% ज़मीन है वो निजी ज़मीन है। किसी भी सरकार को अधिकार नहीं है किसी प्राइवेट ज़मीन पर अतिक्रमण करे। मगर पिछले कई वर्षों से चाहे मेट्रो का काम हो, चाहे जरीमरी एयरपोर्ट का काम हो, चाहे धारावी का काम हो, सरकार ने हमेशा अंग्रेजों की तरह उन ज़मीनों को कब्जा करने का काम किया है और उन्हें डरा धमका कर कब्जा करने का काम किया है। निश्चित तौर पर अगर 20% ज़मीन अगर निजी है, वहाँ प्राइवेट लोगों का आज भी अधिकार है, उनके प्रॉपर्टी कार्ड में नाम है, तो सरकार को कोई अधिकार नहीं होता है। सरकार को अगर चाहेगी, क्योंकि ये विकास की बात है और आपको वहाँ करोड़ों रुपए मिलने वाले हैं, सरकार को अपनी स्वयं की कंपनी निर्माण कर उसका विकास करना चाहिए। और निश्चित तौर पर धारावी को एक अलग पैटर्न बनाकर, कि धारावी को जिस राजीव गांधी जी ने पुनर्जन्म देने का काम किया है, उस पुनर्जन्म को मारने का, उसके कत्ल करने का काम इस सरकार को नहीं करना चाहिए। 1987 में राजीव गांधी जी ने उस धारावी को 100 करोड़ रुपए दिए थे। आज उसी धारावी वासियों को 400 स्ट्रीट फूड के घर देने के लिए अगर कांग्रेस की सरकार कंजूसी बरतती है तो इतिहास इन्हें कभी माफ नहीं करेगा। यानी कुल मिलाकर बात सरकार की योजना पर चली जाती है। सरकार अगर इच्छा शक्ति हो, सरकार चाहे, सरकार उसमें कोई रास्ता निकाले तो जरूर निकल सकती है। चूंकि सरकार का पक्ष का कोई हमारे साथ है नहीं। हाँ, जो लोग सत्ता में हैं उस दल से जुड़े हुए हमारे साथ हुकुम जी हैं। हुकुम जी, आप लोगों की बातें सुन रहे हैं। कुल मिलाकर जब आरोप सरकार पर लगने शुरू होते हैं तो जवाब देना थोड़ा जरूर मुश्किल होता है। नहीं, बिल्कुल मुश्किल नहीं होता है। जी। मैं आपको बोलता हूँ कि पूरे बम्बई शहर में तो ये 400 क्यों नहीं? बम्बई शहर में पूरा 400 फुट देने का बात करना चाहिए। सारे मुंबई वालों को 400 दो, क्या फर्क पड़ता है? और बम्बई में आम गरीब आदमी के जीवन में शिवसेना के जितने भी एमएलए है, विरोधी पक्ष के जितने भी नेता है, वो कोई भी 400 फुट देने की बात नहीं करते हैं। वो कोई भी, सब लोग को मालूम है कि ये 269 एरिया देने के बावजूद भी डेवलपर लोगों को परवड़ता नहीं है आगे जाके उनको काम करने में। सरकार को खुद करना चाहिए, सरकार खुद करे। मैं आपको बोलता हूँ कि ये जो सरकार खुद करे, सरकार खुद करने के लिए माड़ा का 5 नंबर सेक्टर शुरू किया ना, सभी सेक्टर कीजिए ना। SRA हम तो ये कहते हैं। राजू जी कुछ कहना चाह रहे हैं, राजू जी कुछ कह ले, फिर हम आपके पास। राजू जी क्या कह रहे थे आप? हेलो, हाँ राजू जी कुछ कह रहे थे। धारावी का कोई भी आदमी विकास के विरोध में नहीं है जी। ये इस शहर की महत्ता है, इस शहर की महानता है राजू जी। जितने भी विकास के कार्य होते हैं, जब भी उसमें अड़ंगा आता है तो अक्सर ये होता है कि उनके ऊपर ही इल्जाम लगाया जाता है। लेकिन हमने शहर के गरीब से गरीब तबके में, छोटी से छोटी दुकानों में, छोटे से छोटे मकानों के लोगों से बात की है। पुनर्विकास की कहीं भी योजनाएं आई है, उसमें अगर सरकारी जो उन्हें जरूरत है, अगर जमीनों की जरूरत पड़ती है तो खुशी खुशी लोग गए हैं सर, क्योंकि इस शहर के विकास से किसी को कोई एतराज नहीं है। हर कोई चाहता है इस शहर का विकास, लेकिन उस विकास के तरीके पर जब उंगलियां उठती हैं तब जरूर लोगों के मन में कहीं ना कहीं शक की गुंजाइश होती है। एक सीधी बात मैं बताना चाहता हूँ जी, कि जैसे मैंने बताया कि धारावी के विकास के विरोध में धारावी भी आदमी नहीं जी, नंबर 1। नंबर 2 बात जो है, 400 कैसे दे सकते हैं? तो 400 देने के लिए अगर सरकार के पास पॉलिटिकल विल है तो कोई अलग काम करने का जरूरत नहीं। सिर्फ धारावी के लिए जो डिफिकल्ट एरिया लगाया है उसको निकाल दो। उसको निकालने से किसका नुकसान होने वाला है? गवर्नमेंट का नुकसान नहीं होता, झोपड़े वालों का नुकसान नहीं होता। सिर्फ जो धारावी मुंबई शहर में है, उपनगर में है, तो धारावी मुंबई शहर में है। और मुंबई शहर का नियम अगर धारावी के लिए आप लगा दो, मतलब 1 स्क्वायर फीट रिहैबिलिटेशन के लिए अगर करोगे तो 0.75 बिक्री के लिए मिलेगा। ये फॉर्मूला सिर्फ लगा देंगे आप। यानी सबब्स और सिटी का जो मामला है, ये भी पार्ट ऑफ सिटी। धारावी इज अ पार्ट ऑफ मुंबई सिटी जी, सिटी डिस्ट्रिक्ट। तो जो सिटी का फॉर्मूला है वो लगाना चाहिए। बस सिटी डिस्ट्रिक्ट का नियम लगा दो। और हमने देखो, मैंने 2004 से लेकर सरकार के साथ तमाम जो जद्दोजहद की है, कहीं पर भी हमने नाजायज मांग नहीं की। और हमारे हर मांग को एक आधार है, टेक्निकल आधार है। हमने 4 का हवा में नहीं मांगा। हेलो हेलो जी, हेलो जी 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 राजू जी,
हाँ, हमने 400 कभी हवा में नहीं मांगा। भी कांग्रेस वाले थे जिन्होंने बोर्ड लगा के कहा था कि 225 से 226 नहीं होगा। हमने कहा कि 225 से 226 की बात छोड़ दो, 400 तक आपको आना पड़ेगा। और आना पड़ेगा हम कहते इसके लिए नहीं, तो हम जो कह रहे हैं उसको आधार है, उसको टेक्निकल आधार है। और मैं आज भी कहता हूं कि असल में कांग्रेस पार्टी के लोगों को धारावी ने हमेशा आधार दिया है। यहाँ से कांग्रेस के विधायक रहे हैं, यहाँ से कांग्रेस का सांसद रहा है, यहाँ से कांग्रेस के कारपोरेटर भी रहे हैं और अभी भी वापस जीत के आने वाले हैं। और मैं एक चाहता हूँ कि धारावी के लोगों ने जो वफादारी कांग्रेस के साथ निभाई है, तो उनका भी कुछ फर्ज बनता है कि उन्होंने धारावी के लोगों के हित में कुछ काम करना चाहिए। जी, धारावी के लोगों के हित की कुछ काम होने चाहिए। जनता को आप हमेशा अगर उनको समझोगे तो जनता आपको फिर अपना रास्ता दिखा देगी। और ये कारपोरेशन के अंदर ये बात हो गई है, उनका एक ही कारपोरेटर चुन के आया जिसको सिर्फ 68 वोटों से चुन के आया है। और मैं चाहता हूँ धारावी साफ हो चुकी है। उन्होंने चांदपन जो है, उन्होंने अगर सत्ता पक्ष ने समझदारी से काम नहीं लिया, अगर उसे दोबारा सत्ता में आना है तो शायद उसे अपनी योजनाओं पर पुनर्विचार करना होगा, पुनर्विकास की बात पर करना पड़ेगा। और हुकुम चंद जी सुन रहे हैं, लोगों की भावनाएं उन तक पहुंच भी रही हैं। हुकुम जी, चलते चलते आप क्या कहना चाहेंगे? कुछ ऐसी बात जो सचमुच धारावी के विकास में सहायक बने, कहीं एक अड़ंगा लगाती हुई न लगे कि सरकार या सरकार के लोग इसमें अड़ंगा डालते हैं। तो आप क्या चाहते हैं, क्या कहना चाहेंगे बहुत संक्षेप में? अभी जो डीआरपी के जो नए जो ओएचडी आए हैं, उन्होंने बहुत अच्छा काम किया है। और उन्होंने अभी आपको मालूम नहीं है कि यूडी ने भी ये धारावी डेवलपमेंट का सब पूरी मंजूरी हो गई है। और जो सेक्टर जो छोटे छोटे सेक्टर करके 13 सेक्टर किए, 4 सेक्टर के, और उसके अनुसार अभी जल्दी से जल्दी उसकी निविदा आने वाली है। और मेरे ख्याल से जनवरी फरवरी तक धारावी विकास का काम कोई भी हालत में शुरू हो जाएगा। चलिए, जनवरी फरवरी तक हो जाएगा। बाबूराव माने जी, आप क्या कहेंगे? बिल्कुल, जब तक धारावी के लोगों को 400 फुट का कमरा नहीं मिलता है तब तक हम आंदोलन करते रहेंगे, कांग्रेस को काम करते नहीं देंगे। देखिए, कांग्रेस के ऊपर जो धारावी के लोगों ने विश्वास रखा था, उस विश्वास का कांग्रेस ने खून कर दिया है। अभी हमारे मित्र यहाँ पर बोल रहे हैं हम गवर्नमेंट 300 दे रहा है, बिल्कुल झूठ। एकनाथ गायकवाड़ ने 225 फुट के ऊपर एक भी फुट नहीं देगा, ऐसा जाहिर सभा लेकर कहा था। लेकिन हम लोगों ने लाखों लोगों का मोर्चा निकालकर रास्ते पर उतरकर जब आंदोलन किया, तब उन्होंने 300 तक देने का सरकार ने तय किया। यानी हम लोगों ने 300 भी लड़ के लिया है। ये कांग्रेस की ये सरासर आपकी गलत बात है। 300 फुट पहले से भी हम लड़ के लेंगे, हम लड़ने के लिए बिल्कुल संघर्ष ये गलत बात है। बाबूराव जी जो बात कर रहे हैं, उद्धव जी ठाकरे ने धारावी में खुलेआम कहा है, अगर बाबूराव जी को अभी क्या है, विधानसभा में चलिए लड़ने का है चुनाव, जाहिर सभा में कहा है। अरे बार हम कह रहे हैं हुकुम जी, हमारे पास चूंकि वक्त कम है, हमने काफी 5 नंबर सेक्टर का जो आज काम शुरू है, उधर जो बिल्डिंग बन रही है, तो आप रुकवाते क्यों नहीं है? आप रुकवाने की बहुत कोशिश किया, लेकिन कोई रुका नहीं आपका। हुकुम जी, बाबूजी, क्या चल रहा है? बाबूराव जी, हम चलते चलते आप लोगों से कहना चाहेंगे, अनिल जी आपके पास आने का वक्त ही नहीं रहा ताकि हम आपसे कुछ बातें कर सकते, लेकिन हमारी बात जो समझ में आई वो ये थी कि जनता की मांग कुछ है, सरकार की कुछ अपनी अड़चनें हो सकती है। राजू जी, आप अपने आंदोलन को जारी रखेंगे, हमारी कोशिश होगी लेमन न्यूज के माध्यम से हम जरूर उस मामले में जरूर हम आपको हुकुम जी उसमें कुछ बेहतर कर रहे होंगे तो आपको भी, बाबूराव माने जी आपके आंदोलन को भी, हर तरीके से अगर धारावी के विकास की जहां भी बात हो रही होगी, लेमन न्यूज जरूर आपके साथ खड़ा नजर आएगा। आप लोग हमारे साथ आए, हमारे साथ चर्चा में हिस्सा लिया, आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। ये हमारे साथ 4 जिम्मेदार